तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम आईएस कोड के हिसाब से कैसे कंक्रीट को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, तो हमने वो तीनों देखी थी कि हम अगर 3 कंडीशंस अगर यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर हम बोलते हैं कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम पास बोलेंगे। लेकिन पहली 2 कंडीशंस अगर एज़ पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए, थर्ड जो कंडीशन है अगर वो फेल हो जाए, फिर भी हम कंक्रीट को फेल नहीं बोलते, इनवैलिड बोलते हैं। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। 3 स्टेप क्या थे वो आपको ठीक है याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पहला स्टेप था कि जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो FCK प्लस 0.825 सिग्मा या FCK प्लस 3, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ज़्यादा होनी चाहिए एवरेज स्ट्रेंथ। और एवरेज स्ट्रेंथ हमने कैसे निकाली थी ये हमको याद है। उसके बाद ये जो बात हमने बोली थी, ये बात सिर्फ हमने बोली थी M15 ग्रेड के लिए। अगर यही बात M20 या उससे ऊपर जो ग्रेड होगा उसके लिए FCK प्लस 3 की जगह FCK प्लस 4 आ जाता है। बाकी स्टोरी सेम रहेगी, बाकी जो कॉन्सेप्ट रहेगा सेम रहेगा। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की बात करेंगे तो फॉर M15 अप टू M15 ITR इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो हमने 400 में से 4 क्यूब्स ऐसे लिए थे जिनकी स्ट्रेंथ क्या थी, नॉन ओवरलैपिंग थी, उनकी चारों की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए FCK -3 से। और अगर हम बात करेंगे मोर देन 20 और अप 20 ग्रेड की M20 की, तो इसमें क्या होता है ITR वैल्यू जो है वो FCK -4 से ज़्यादा होनी चाहिए। और लास्ट जो सबसे स्टेप था, लास्ट स्टेप वो ये था कि जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वेरिएशन होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम जो वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है, ये हमने मैक्सिमम का भी चेक किया था। यहाँ पर जैसे 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज़ में से मैक्सिमम 38.1 है, तो 38.1 की एवरेज के साथ हमने क्या किया था, परसेंटेज वेरिएशन निकाला था। जब परसेंटेज वेरिएशन निकाला तो 9.95 आया और दूसरा जो आया था -14.57 आया, तो मिनिमम वैल्यू के साथ किया था मिनिमम। तो ये जो वेरिएशन आई थी ये ±15 के अंदर अंदर आई थी, तो ये थर्ड कंडीशन को भी क्या कर जाएगा, फुलफिल कर देगा अगर ऐसा हुआ ये कोड ने बोला। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी। देखो मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ लिखवा दूंगा, जो चीज़ें रह जाएंगी शायद वो नेक्स्ट क्लास में हम करें, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट होगा वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जो बाद में देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एज़ पर आईएएस कोड जो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने रिक्वायर्ड चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। इसका एक चार्ट है, देखो आपको पहले सबसे पहले ये जो बात बोल रहा हूँ ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, एज पर IS 456/2000। पहली आपको चीज़ ये याद रखनी है कि एक सैंपल में हमने पढ़ा था, एक सैंपल में 6 क्यूब्स होते हैं, ठीक, एक सैंपल में 6 क्यूब्स होते हैं। अब जो नंबर ऑफ सैंपल्स हम बनाते हैं ये डिपेंड करता है किस पे, आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है। और जो ये बात कर रहे हैं हम, ये मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं आपको चाहिए होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जैसे 10 आ गए तो 10 सैंपल के अंदर 6 क्यूब्स तो होंगे ही होंगे।
इसका मतलब टोटल 60 क्यूब्स हो जाएंगे। तो हमको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी कर रहे हैं इसको। तो जो भी ये हम पढ़ रहे हैं ये हमने याद रखना है कि ये हम जो भी लिख रहे हैं, जैसे हम पहले लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, मीटर क्यूब में रहती है। और दूसरा आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। ये आ जाएगा नंबर ऑफ। जैसे मान लो क्वांटिटी अगर कितनी रही, 1 से लेके 5 मीटर क्यूब तक, याद रखना ये मीटर क्यूब में, तो वैल्यू क्या रहेगी, आपको एक ही सैंपल चाहिए होगा, 1 सैंपल। और 1 सैंपल में कितने क्यूब्स होंगे, 6 क्यूब। अगर 6 से 15 हुई, 6 से 15 मीटर क्यूब अगर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट हुई, उसके लिए अलग होगा। 16 से 30 मीटर क्यूब, उसके लिए अलग सैंपल होगा। 31 से लेके अप टू 50, यहाँ तक पहले लिख लेते हैं। अगर 6 मीटर से लेके 15 मीटर क्यूब की अगर आप क्वांटिटी हुई कंक्रीट की, तो हमको 2 ही नंबर ऑफ सैंपल चाहिए, 2 नंबर ऑफ सैंपल चाहिए। अगर 16 टू 30 हुआ तो आपको 4 नंबर ऑफ सैंपल चाहिए, सॉरी 3 चाहिए। उसके बाद अगर 31 से हुआ 50 तक तो आपको 4 सैंपल चाहिए। एक सैंपल में अगर 6 क्यूब है तो 4 में कितने होंगे, 24, ठीक। अब 50 मतलब अप टू 50 आपको 4 सैंपल चाहिए। 50 के बाद हर 50 के लिए आपको एक सैंपल चाहिए। 51 एंड अबव ईच ऑफ कितना चाहिए, मतलब 51 की अगर बात कर रहे हैं, आपको पता है अप टू 50 कितने चाहिए, 4 सैंपल। और हर एक नेक्स्ट 50 के लिए कितना चाहिए आपको, एक सैंपल चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना। 1 एडिशनल सैंपल फॉर एडिशनल, इधर लिखता हूँ फॉर एडिशनल 50 मीटर क्यूब, ठीक, ये याद रखना। अब देखते हैं जैसे क्या मतलब है इसका। हमको बोलेंगे, मान लो हमको जैसे क्वेश्चन आ गया, एक मिनट आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि अगर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो दी है वो कितनी दी है, वो दी है 232 मीटर क्यूब कंक्रीट। तो इतनी क्वांटिटी से आपको कितने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए होंगे, आपको कितने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए होंगे, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि देखो ये आप इसको तोड़ भी सकते हो। देखो सिंपली आप लिख दो 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब कितना हो गया 100, ये हो गया 150, ये हो गया 200। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ये हो गया 200 मीटर क्यूब। आपको पता है पहले 50 मीटर क्यूब के लिए आपको 4 सैंपल चाहिए, और नेक्स्ट 50 के लिए आपको एक सैंपल चाहिए, और नेक्स्ट 50 के लिए भी एक सैंपल, हर एक 50 के लिए आपको एक सैंपल चाहिए। तो अभी तक कितने सैंपल हो गए, 4, 5, 6, 7। अगला कितना है 32। तो अब 32 के लिए भी आपको क्या करना है, याद रखना है 50 से अगर एक भी ज़्यादा हुआ मीटर क्यूब तो आपको एक सैंपल चाहिए ही चाहिए। तो अब कितने सैंपल हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल निकल के आ गए 8 सैंपल। तो 8 सैंपल, एक सैंपल में अगर 6 क्यूब है तो 8 सैंपल में कितने क्यूब्स होंगे, 48 क्यूब्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूलेज भी होते हैं लेकिन इन जनरल अगर आपको ये पता है तो आप निकाल सकते हो। पहले अप टू 50 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आपको 4 सैंपल चाहिए, बाकी नेक्स्ट हर एक 50 के लिए, ईच 50 मीटर क्यूब के लिए आपको एक सैंपल चाहिए। तो टोटल जैसे 8 सैंपल आ गए,
मीटर क्यूब के लिए। तो एक सैंपल में कितने हैं, 6 क्यूब्स, तो 8 में कितने होंगे, 48 क्यूब्स। ठीक है, ये आपको याद है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आ गया साथ में इसके साथ। ठीक है, तो ये हमको याद है। उसके बाद हमारे पास जो कंक्रीट मिक्स होता है, इसके बाद पढ़ेंगे कि जो हमारा जो कंक्रीट मिक्स होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिज़ाइन मिक्स। अब देखो आपने नॉमिनल मिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक, अब जैसे जो नॉमिनल मिक्स होता है, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, देर आर टू टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स। ठीक है, एक होता है हमारा जिसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स, एक होता है नॉमिनल मिक्स, और दूसरा होता है हमारे पास डिज़ाइन मिक्स। ठीक है, पहले अगर मैं नॉमिनल की बात करूं, अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, हम बात करें पहले नॉमिनल मिक्स की। नॉमिनल मिक्स की बात करें तो इसमें जो मेन आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है कि जो नॉमिनल मिक्स होता है ना, इसकी मिनिमम नॉमिनल मिक्स का ग्रेड कितना होता है, ये हमको याद होना चाहिए। मिनिमम होता है M5। ठीक, फिर कितना होता है M7.5, फिर M10, M15, M20। तो नॉमिनल साइज वो साइज होता है जिसमें हम जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है उसको डिज़ाइन नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास टीन होता है, जैसे वो एक बकेट टाइप होती है, उसमें हम वॉल्यूम जैसे देखें वो 20 लीटर का है, तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम हम सारे इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट को मिक्स करते हैं। ये आपको चीज़ याद रखनी है, हम वहाँ पर वेट नहीं करते, वहाँ पर जो रेशियोज़ होती है वो वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज़ होती है। लेकिन डिज़ाइन मिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम जो भी रेशियोज़ लेंगे, जो भी प्रपोर्शंस लेंगे, जो कंक्रीट जिससे बना है, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, वाटर हो गया, तो उसमें बाय वेट लेते हैं। लेकिन नॉमिनल मिक्स में जब हम बात करते हैं तो ये जो आपने मिक्स बनाया है, इस मिक्स को आपने कैसे बनाया, बाय दी कॉन्सेप्ट ऑफ कैसी रेशियोज ली, कैसे प्रपोर्शंस ली, वॉल्यूम के थ्रू। और हमको पता है अगर सैंड की बात करेंगे तो सैंड में बल्किंग ऑफ सैंड भी होता है, तो जब बल्किंग ऑफ सैंड होगी वॉल्यूम ज़्यादा भी आ सकती है, इसलिए नॉमिनल मिक्स जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता एज कंपेयर टू डिज़ाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स बनाने के लिए हमको कोई भी अथॉरिटी से साइन सिग्नेचर नहीं करवाने पड़ते, लेकिन जो डिज़ाइन मिक्स होता है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको अथॉरिटी से साइन भी करवा सकते हैं, चेक करवाने पड़ते हैं कि जो आपने स्ट्रेंथ ली है क्या वो एक्चुअल में भी आएगी नहीं आएगी। लेकिन नॉमिनल मिक्स में हम जो भी स्ट्रेंथ जो एज्यूम करते हैं वो अजम्पशन के बेस पे होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपको इसकी प्रपोर्शंस पता ही होंगी, अगर मैं प्रपोर्शंस की बात करूं तो इसकी प्रपोर्शन कितनी थी, 1:10, 1:4:8, 1:3:6, 1 क्या था, फिर 2 और 4, फिर क्या था 1:1.5 और 3, ये रेशियो थी। उसके बाद इसमें एक दो चीज़ें और लिखवा लेता हूँ जो पहले हमने नहीं लिखी थी। ठीक, जैसे आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना चाहिए होता है, याद रखना ये पर 50 kg ऑफ सीमेंट बैग थी, सीमेंट बैग। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो हम ये लिख लेते हैं। जैसे अगर M15 की बात करेंगे तो आपको याद रखना है 60 kg ऑफ वाटर, 60 kg क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारा यूज हो जाता है किस कौन से मिक्स में, M5 में।
7.5 की बात करेंगे तो इसमें 45 होता है, 45 kg होता है। उसके बाद 34 kg होता है M10 में, और M15 में कितना होता है, 32 होता है, और M20 में कितना, 30 kg। तो ये वैल्यूज़ दी हैं हमको। नीचे से भी याद रख सकते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम जाएंगे 30, 32, 34, 45, 60। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट। कितनी ड्राई एग्रीगेट की क्वांटिटी होती है, जिसमें फाइन एग्रीगेट भी होगा और हमारा कोर्स एग्रीगेट भी होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चीज़ें धीरे धीरे पढ़ी जाएंगी, लेकिन सीक्वेंस में सारी कवर हो जाएंगी। क्वांटिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर M5 की बात करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारा क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट यूज़ होता है केजी में, ये होता है जैसे मान लो 8, ठीक, 800 आ जाएगा इसमें। उसके बाद 7.5 मिक्स में कितना होगा, 625 आ जाएगा। इसमें कितना होगा, 480, 350, 250, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक मिनट। तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल मिक्स। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो और हैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें जो ये बता दिया मैंने, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है क्या, इसमें नॉमिनल मिक्स में जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज्ड होता है ना, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड आर नॉट कंसीडर, ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। और जनरली ये जो बात करते हैं हम, ठीक है, ये हम जो नॉमिनल मिक्स हम बनाते हैं, ये हमारा यूज़ कहाँ करते हैं, यूज्ड फॉर रफ कंक्रीट, रफ कंक्रीट, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रेंथ आपको M20 से कम चाहिए, ठीक। एक और इसमें चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो रेशियोज ली जाती हैं, कैसी ली जाती हैं, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर ली जाती है। ये तीन तो चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है, वो यहाँ पर एज्यूम्ड होती है, ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ इज एज्यूम्ड, स्ट्रेंथ इज एज्यूम्ड। इसका क्या मतलब हो गया, जो भी स्ट्रेंथ आपको डिज़ायर स्ट्रेंथ है, वो हम मान के चलते हैं कि अगर मैंने M20 मिक्स बनाया तो उस पर 20 न्यूटन का लोड लगेगा 1 mm² पर, फिर जाके आपका कंक्रीट फेल होगा। तो ये जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है, इन जनरल ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप, अगर हमें याद होगा तो हम ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे एक चीज़ आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसी भी डे पर आफ्टर T डेज,
सर हमको पता है कि 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है उसको हम करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन सर आपने बोला कि जैसे अगर हमको 7 डे पे चाहिए तो वो 60% हो जाती है, 3 डेज़ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% हो जाती है। अगर हमको किसी भी दिन पर चाहिए तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम ये बता सकते हैं किसी भी डे पर, ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट एनी टाइम, जो भी किसी टाइम टी पे, ठीक, किसके बराबर होता है? टी, जो भी आपको टाइम चाहिए, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू टी इंटू एफ सी के। एफ सी के क्या है आपको पता है? करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये ए और बी कांस्टेंट है। ए की वैल्यू क्या होती है? 4.7 और बी की वैल्यू क्या होती है? 0.833 होती है। जैसे मान लो, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो किसी भी दिन, किसी भी डे पर अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, ठीक। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज, तो आप क्या करोगे? एफ टी इक्वल टू करोगे, टी की जगह कितना पुट करोगे? 7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू पुट करोगे 4.7 प्लस बी की 0.833 इंटू 7 इंटू आपको कौन से ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए तो वो पुट करना पड़ेगा। मैंने एफ सी के ही रख दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.67 एफ सी के, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो किसी भी डे पर अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप जैसे 7वें दिन की बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है 0.67, ये हमने इसी तरीके से निकाली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो किसी भी दिन अगर हमको चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, किसी भी दिन पे। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉमिनल मिक्स का बता दिया कि किस तरीके से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक। तो अगर अब मैं आपको बात करूं किसकी? डिज़ाइन मिक्स की। डिज़ाइन मिक्स की आपको बात याद रखना है। यहाँ पर हम जब भी कंक्रीट मिक्स बनाते हैं, यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं? बाय वेट बनाते हैं, ठीक है। और जो भी हम स्ट्रेंथ को डिज़ायर करते हैं, डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं तो हम ये डिज़ाइन करते हैं कि हम एक टारगेट रखते हैं कि कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो आनी ही चाहिए। तो डिज़ाइन मिक्स में हमारा एक होता है कि जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये किस में बात करते हैं? डिज़ाइन मिक्स में बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन मिक्स की बात कर लेंगे यहाँ पर। डिज़ाइन मिक्स की बात करेंगे, इसमें पूरा चार्ट होता है, ठीक। जैसे अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? जो नॉमिनल मिक्स है उसमें क्वालिटी कंसीडर नहीं करते, इसमें क्वालिटी कंसीडर करते हैं। इसको हम रफ कंक्रीट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक नहीं, इसमें वेट की रेशियोज हमने मटेरियल की ली होती है। स्ट्रेंथ इसमें हम एज्यूम नहीं करते, स्ट्रेंथ हम इसमें निकालते हैं। जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है वो हम निकालते हैं कंक्रीट की, और वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? एफएम से। एफएम अगर आपको याद होगा, जैसे डिज़ाइन मिक्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए एफएम से। हम इस तरीके से कंक्रीट को डिज़ाइन करेंगे कि जो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो एफएम से ज़्यादा आनी चाहिए। एफएम की अगर वैल्यू लिखें तो एफएम की वैल्यू होती है एफ सी के प्लस 1.65 ऑफ सिग्मा, जहाँ पर हमको पता है सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एफ सी के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एफ एवरेज क्या है? ये आपको पता है। 4 आप क्यूब लो, उनकी नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ले लो और उनको एवरेज ले लो, तो वैल्यू आपकी ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो डिज़ाइन सच दैट द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब स्पेसिमेन इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डिज़ाइन, वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? टारगेट मीन स्ट्रेंथ से, ठीक है। और एफएम क्या है? याद रखना है, एफएम क्या है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। एक चीज़ लिख लेता हूँ, हेयर वी
use proportions by weight. Here we use proportions of material by weight. पीछे किस में था? बाय वॉल्यूम. ठीक है. और एक्चुअली जो हम साइट पे जो क्यूब्स बना के उनकी सीटीएम मशीन में जाके स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, लेकिन जो हम घरों में बनाते हैं वो नॉमिनल मिक्स ही होता है, उधर कोई हम सीटीएम मशीन नहीं लगाते. तो ये जो सीटीएम मशीन में हम पूरी स्ट्रेंथ चेक करते हैं. ठीक है. तो एक्चुअल सैंपल्स यहाँ पर हम करते हैं. ठीक है. और जो आप डिज़ाइन मिक्स बनाते हो, एक्चुअल स्टार्ट ऑफ वर्क से जब काम कोई स्टार्ट होने वाला होता है तो कंक्रीट यूज़ होता है, तो हम पहले ही हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इन क्यूब्स को बना के रखते हैं. ठीक. या जब भी हमें चाहिए होते हैं तब भी बना सकते हैं इसको. ठीक है. और हम क्या करते हैं, इसकी जो क्वालिटी होती है, देखो क्वालिटी पीछे कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हम यहाँ पर कंक्रीट जो मिक्स बनाते हैं, ठीक है, हमें एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या लेबोरेटरी से हमको क्वालिटी कंफर्म करनी पड़ती है. तो आप याद रखो. ठीक है. क्वालिटी ऑफ मिक्स कंक्रीट इज कंसीडर्ड या इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो इनकी जो मतलब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ से हम चेक भी करवाते हैं. ठीक है. कंफर्म करते हैं. एंड इधर ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ, एंड कंफर्म बाय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और लेबोरेटरीज तो जो तीन यहाँ पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. देखो. ठीक है. यहाँ पर क्वालिटी कंसीडर नहीं की हमने, की डिज़ाइन मिक्स में करते हैं. ठीक. और जो यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है उसको हम एज्यूम नहीं करते, यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होती है, डिज़ाइन होता है, उसको हम निकालते हैं. ठीक है. अब इसका जो प्रोसेस होता है डिज़ाइन मिक्स का निकालने का, ठीक, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं आपको डिज़ाइन बना देता हूँ. जैसे इसमें ना इन जनरल हम 1 मीटर क्यूब को कंसीडर करके चलते हैं. ओके ओके, कोई बात नहीं. जो अभी नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. ताकि जो भी क्लास है कल हम कंटिन्यू कर पाए. नो इशू. अच्छा देखो, एक क्वेश्चन पूछा था कि 70 मीटर क्यूब 70 मीटर क्यूब अगर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है तो कितने सैंपल चाहिए. तो पहले देखो, पहले 50 के लिए कितने चाहिए, आपको 4 सैंपल चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट कितना है, 20 बचा, 20 मीटर क्यूब बचा, तो इसके लिए 1 सैंपल चाहिए. तो कितने हो गए सैंपल, 5 सैंपल हो गए. तो एक सैंपल में कितना था, 6 क्यूब्स. तो 5 × 6 कर दो, कितने हो गए, 30 क्यूब्स हो गए. तो ये 30 क्यूब्स आ जाएंगे. ठीक है. तो ये आप ऐसे निकाल. तो ये आपका डिज़ाइन मिक्स की बात की. इसमें क्या कहा, मैं आपको बता रहा था इसमें क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसमें. थोड़ा बहुत देखो प्रोसीजर हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है. प्रोसेस इन डिज़ाइन मिक्स. देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले आप फाइंड करते हो, फाइंड आउट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ. फाइंड आउट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ.
टारगेट मीन स्ट्रेंथ किसकी? ऑफ कंक्रीट। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, दूसरा आपका क्या स्टेप रहेगा? दूसरा, अब आप इसको लिख दो। वैसे क्या होती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ? आप लिख सकते हो एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है आपको वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिजायर स्ट्रेंथ, कितनी आपको स्ट्रेंथ डिजायर है वो आप देखते हो। तो वाटर सीमेंट रेशियो को सिलेक्ट करते हो। सेलेक्ट दी वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिजायर स्ट्रेंथ यूजिंग चार्ट्स। हमारे पास चार्ट्स पड़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ के हमको कितना वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। थर्ड स्टेप आपको याद रखना है, जैसे ही आपने एक और हमारे पास चार्ट होता है कि हम अगर हमको वर्केबिलिटी के बेसिस पे भी स्ट्रेंथ या वर्केबिलिटी, सेलेक्ट द वाटर सीमेंट रेशियो बेस्ड ऑन वर्केबिलिटी चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो वर्केबिलिटी बेसिस के उधर से भी देख के हम क्या कर सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हमको वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गई, फिर हम क्या करेंगे, सीमेंट कंटेंट क्या करेंगे, उसको फाइंड कर लेंगे। तो सीमेंट कंटेंट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके बराबर होगा वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, देखो सॉरी मैंने आपको एक देखो, जैसे वर्केबिलिटी चार्ट देख करके कितनी आपको वर्केबिलिटी चाहिए, हम वहाँ से वाटर सीमेंट रेशियो नहीं करेंगे। जैसे आपने क्या किया, पहले देखो डिज़ायर कितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने वाटर सीमेंट रेशियो देख ली। वर्केबिलिटी चार्ट की कितनी वर्केबिलिटी चाहिए, जो वर्केबिलिटी डिपेंड करती है कितनी फ्लूइडिटी है, ठीक, कितना इजी तरीके से आप काम कर सकते हो कंक्रीट के साथ। तो वर्केबिलिटी चार्ट का देखकर आप क्या बता सकते हो, वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट, यहाँ पर वाटर कंटेंट। जब आपको वाटर कंटेंट पता चल गया है ना, वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ से पता चल गई, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी ये पता चल गई। उसके बाद आपको वाटर सीमेंट रेशियो भी पता चल जाएगी। जब आपको वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गई तो आप वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वर्केबिलिटी चार्ट। तो दोनों पता चल गया आपको, दोनों पता चल गए, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो आप सीमेंट कंटेंट निकाल दोगे। ठीक, जब आपने सीमेंट कंटेंट निकाल दिया, फिर क्या करते हो आप, फिर आप करते हो रेशियो डिसाइड, किसकी, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। डिसाइड a ratio of fine aggregate and या टू कोर्स एग्रीगेट। एक हिसाब से आप वेट ही निकालते हो उनको, किसका, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करते हो, लास्ट में आप क्या करते हो, इन दोनों का वेट ही फाइंड करते हो। ठीक है ये लिख लेता हूं मैं, कैलकुलेट मासेस ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट based on absolute वॉल्यूम प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अब देखो ये आपको सबसे पहले क्या किया, जब भी आप डिज़ाइन मिक्स बनाते हो सबसे पहले आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हो।
जब आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता चल गई कि डिज़ायर स्ट्रेंथ आपको चाहिए कितनी, उससे आप वाटर सीमेंट रेशियो निकाल देते हो। वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गई, वाटर कंटेंट आपको वर्केबिलिटी चार्ट से मिल जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो भी मिल गई, वाटर कंटेंट भी मिल गया, आप सीमेंट कंटेंट निकाल दोगे। सीमेंट कंटेंट आपके पास आ गया, वाटर कंटेंट आपके पास आ गया। फिर आप डिसाइड करते हो फाइन एग्रीगेट कितना रखना है और कोर्स एग्रीगेट कितना रखना है। फिर आप इनका वेट फाइंड कर लेते हो। जब आप वेट फाइंड कर लेते हो तो एक प्रिंसिपल है, जब हर एक का वेट आप कैसे फाइंड करते हो, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, आप क्या करते हो, जैसे कौन कौन सा मटेरियल है आपके पास, जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट यूनिट वेट के टर्म्स में आप क्या रखोगे, जितनी भी चीज़ें हैं आप 1 मीटर क्यूब के बराबर रख दोगे। आपने 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाया, उसमें सबसे पहले जैसे आपका आ जाएगा वेट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सीमेंट, तो ये वॉल्यूम ही है, प्लस वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, प्लस वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं दिया होगा तो आप इसको जल्दी 2% ले लेना, ठीक, 2% ले लेना, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब का जो भी है, ठीक। तो अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हो, ठीक, आप फिर निकाल सकते हो क्या, यहाँ से जो आपको चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम 1 मीटर क्यूब की इनकी सबकी कैसे प्रपोर्शन रखें। वेट की फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक, लेकिन हमने क्या प्रिंसिपल लगाया, हमने 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया और किसके बराबर रख दिया, इन सारे के वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। अब उसमें हमने यहाँ पर वेट की फॉर्म में दिखा दिया। अब क्वेश्चन में क्या होता है, हमको मैक्सिमम चीज़ें दी होंगी, या वेट ऑफ सीमेंट निकालना है या वेट ऑफ एग्रीगेट निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। हमें कुछ भी निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन मिक्स को हम क्या करते हैं, ये एक पूरा उसका प्रोसेस है। जैसे हम नॉमिनल मिक्स में तो हमने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, हमने सिंपली क्या किया, रेशियोज ली और वॉल्यूम में मेज़र किया उसको, और सिंपली हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि ये स्ट्रेंथ होगी। लेकिन यहाँ पर हम वेट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक पूरा प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ हमको चाहिए, फिर उसके बेसिस पे हम सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक। फिर आप मान लो यहाँ से आपको वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक। कुछ तो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर वॉल्यूम, इसको भी लिख सकते हो आप, कैसे, इसको भी लिख सकते हो, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करनी है तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ईसी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ईसी की वैल्यू, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारा जैसे होता है एक टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सोम पढ़ा होगा आपने, इलास्टिसिटी क्या होता है सब पता होगा, ठीक है। जब नहीं पढ़ा तो चलो थोड़ा बहुत समझ लेंगे। देखो इलास्टिसिटी क्या होता है आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अगर दोनों को यहीं पर समझ लें, तो पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा एक। ये मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना दिया, ये, ठीक है। जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे तो फंडामेंटल क्या है हमारा, स्ट्रेन। ड्राइव्ड क्या है हमारा, स्ट्रेस। वाई एक्सिस पे स्ट्रेस आएगा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को चेक करेंगे तो स्ट्रेस पता चलेगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी बात करेंगे तो हमें स्ट्रेन पता चलेगा। और इसको हम जो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ई टेंजेंट। अब ये ई टेंजेंट क्या है, जो इन दोनों का ग्राफ बनेगा, किसका, इन दोनों का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा,
उस पे एक पॉइंट पे जब टेंजेंट मारेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट मारने के बाद कैसे देखते हैं, जैसे मान लो ग्राफ ये बना रहा हूँ मैं, इस तरीके का इसका ग्राफ मान लो, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आ गया, ठीक। अब मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये मैंने कोई पॉइंट सिलेक्ट किया, ये ठीक। इंस्टेंट की बात करता है ये, इंस्टेंट मतलब एक ही पॉइंट पर मैंने यहाँ पर टेंजेंट मार दिया ऐसे, ये टेंजेंट मारा। अब ये जो इस पॉइंट पर टेंजेंट मारा, इसका जो ये स्लोप आ रहा है, ये मैंने टेंजेंट मारा कहाँ पर, टेंजेंट कहाँ, कर पे मारा ना, तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ इस पॉइंट पर जब टेंजेंट मारने के बाद ये लाइन जो बनाई, इस लाइन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये टेंजेंट है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ई टेंजेंट। एक ही पॉइंट की बात की। टेंजेंट क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है इंस्टेंट, एक पॉइंट पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या चेंज आ रहा है, काफी इंस्टेंट बता रहा है। लेकिन इसको हम इसलिए बोलते हैं इंस्टेंट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये आपको बताऊंगा। तो ये एक पॉइंट पर टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पर, तो थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये जो ई है क्या, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is called tangent modulus of elasticity, ठीक। इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको जो भी इंक्रीज बताता है, ये जो स्लोप है, ये आपको जो ई है, ये आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन में बता रहा है कि जो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंस्टेंट इंक्रीज, ठीक, और थोड़े ही डिस्टेंस पे बता रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। जैसे ई जो टेंजेंट है, ई टेंजेंट क्या है, स्ट्रेस में, y मतलब स्ट्रेस में, और x में, x क्या स्ट्रेन, तो अगर स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस कितना आ रहा है, लेकिन याद रखना ये है क्या, इंक्रीज इन स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन स्ट्रेन, ठीक। ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको एक और इसकी डेफिनेशन है, वो भी मैं लिख देता हूँ, एक ये आ गई, ठीक है, एक यहाँ लिख देता हूँ। क्या है, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का इंक्रीज हुआ, इंस्टेंट हुआ, एंड स्ट्रेन एट अ पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू, एट अ पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू। तो सर ये है क्या, ये स्लोप है, dy बाई डी एक्स को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। लेकिन कर्व को, जो कर्व पे एक पॉइंट पर टेंजेंट मारने के बाद जो स्लोप बना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको बोल रहे हैं ई टेंजेंट। लेकिन सर लोडिंग कैसी है, इंस्टेंट है, तो लोडिंग अगर इंस्टेंट है तो स्ट्रेस भी इंस्टेंट आएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी। दिस इज अ instant
दिस इज अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो एक पॉइंट का स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या वेरिएशन है वो बता रहा है, कितना इंक्रीज हुआ लेकिन एक ही पॉइंट पे बता रहा है, ये आपको याद है। अगर दूसरी बात बोलूं, यहीं लिख लेते हैं, कोशिश करते हैं। दूसरा है हमारा जिसको बोलते हैं सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? सीकेंट मॉडुलस ऑफ, आपने फ़र्क देखना है क्या है। थोड़ी सी यहाँ पर स्पीड बढ़ाएंगे हम, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका ई सीकेंट। सर जो हम ईसी लिखते हैं, आपने तो कंक्रीट का टेंजेंट मॉडुलस कौन सा होगा सर? अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट का बना रहे हो तो सर एक तो होगा ई टेंजेंट, एक होगा ई सीकेंट, और भी काफ़ी सारे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आप ईसी लिखते हो वो कौन सा आपको, मतलब जो यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट ईसी है वो कौन सा है? सीकेंट वाला है, टेंजेंट वाला है, कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल के लिए आप याद रखना ई सीकेंट ही होता है, ठीक। ई सीकेंट होता है, जो ईसी होता है वो ई सीकेंट होता है। अब देखो, जैसे अब इधर भी वैसे ही ग्राफ बना देता हूँ। ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ आ गया। जैसे ही आपका ग्राफ आया, ये मैंने कर्व बना दिया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना दिया। यहाँ पर वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेन है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है? सीकेंट का मतलब होता है, जैसे टेंजेंट का मतलब होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर एक पॉइंट पर टेंजेंट मारा था, वैसे ही सीकेंट मॉडुलस का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट मैंने यहां लिया और दूसरा पॉइंट मैंने कहां लिया? ओरिजिन पे लिया। बात समझ रहे हो? एक पॉइंट मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ओरिजिन पे लिया, और फिर मैंने क्या किया? इन दोनों पॉइंट को जोड़कर मैंने क्या किया? ये जो मैंने जोड़ा, इनको इस तरीके से जोड़ा, ये जोड़ा मैंने। एक पॉइंट कहां पे है? कर्व पे, दूसरा पॉइंट कहां पे है? ओरिजिन पे। ये जो मैंने बनाया रेड पेन से, इसका जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्लोप लूंगा थीटा, इसको बोलते हैं ई सीकेंट। ई सीकेंट इसको बोलते हैं ई सीकेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू दी ओरिजिन, इसको बोलते हैं सीकेंट मॉडुलस, ठीक है। और जो ये लोडिंग होती है, यहाँ पर इंस्टेंट लोडिंग नहीं होती। यहाँ पर लोडिंग कैसी होती है? यहाँ पर लोडिंग कैसी होती है? जैसे यहाँ पर लिखा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ लोडिंग होती है स्टैटिक। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। स्लोप है तो स्लोप ही है, तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट, एनी, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट को जोड़ा है। एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू ओरिजिन is called secant modulus of elasticity, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। ये आपको याद है। एक चीज़ और याद रखनी है, क्या? देखो, यहाँ पर जो स्ट्रेस आपका होता है वो स्टैटिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप
जैसे ईसी लिखा था ना आपने, जैसे यहां पर लिखा था ई सीकेंट किसके बराबर है, देखो टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस ऊपर लिख लिया, नीचे स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ टोटल की बात करता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे टेंजेंट में तो ये इंक्रीज इन स्ट्रेस जो है ना, ये इंस्टेंट है एक ही पॉइंट पर, लेकिन ये टोटल की बात कर रहा है। ये ओरिजिन से लेके जो चेंज आपको बता रहा है, ये इस पॉइंट तक बता रहा है। ये जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर जो मैंने ब्लू पॉइंट बनाया, इन दोनों ओरिजिन और इस पॉइंट को जोड़ के जब मैंने एक रेड कलर की लाइन बनाई, फिर मैंने जो स्लोप लिया उसको बोलते हैं ई सेकेंड। ये आपको टोटल स्ट्रेस, जो आपका टोटल इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस हुआ विद रिस्पेक्ट टू टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन हुआ, उसके बारे में जानकारी देता है पूरी स्टार्टिंग से, उसको बोलते हैं सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपको याद है। और ये आप याद रखना, ये कंटिन्यू, ये जो लोडिंग होती है ये किसकी वजह से होता है ये जो स्ट्रेस होता है एक हिसाब से स्टैटिक नेचर का होता है, तो आप इसको लिख सकते हो ड्यू टू कंटिन्यूस स्ट्रेस applied on concrete in static manner। तो ये आपको दो डिफरेंस जो थे थोड़ा बहुत, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पर टेंजेंट, सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब दो पॉइंट पर टेंजेंट। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक पॉइंट पर इंस्टेंट लोडिंग की वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जानकारी देता है, कितना इंक्रीज हुआ, लेकिन एक ही पॉइंट पे। सेकेंड मतलब दो पॉइंट टोटल जानकारी दे रहा है, ये आपको याद है ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। तो अब वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ, ठीक, एक और यहाँ पर है वो बाद में करते हैं, पहले इसको लिख दें। वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, क्या बोलते हैं इसको, ईसी। ये जो ईसी है, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एज पर IS 456 क्या है इसकी वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की वैल्यू, EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट ऑफ FCK एज पर IS 456 2000। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो ये EC वैल्यू है, जो EC वैल्यू है, इसमें क्या कोई क्रीप का फैक्ट कंसीडर किया है? क्रीप क्या होती है? टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, ठीक। क्या इसमें कोई क्रीप का फैक्ट किया है कंसीडर? बोला नहीं किया, ठीक। और जो ये EC है, ये जो EC है ये किसके बराबर है? बोला E सेकेंड के बराबर। जो EC है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जो ये EC है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस। देखो यहां लिख दिया ना, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है ये आपको याद रखना। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है नो अफेक्ट ऑफ
क्रीप। अब पढ़ेंगे क्या होता है आगे। नो इफेक्ट ऑफ, मतलब टाइम का कंसीडर नहीं किया। जो क्रीप होती है ना वो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होती है, तो क्रीप कंसीडर नहीं किया इसमें। बस इतना याद रखो, क्रीप क्रीप का इफेक्ट इसमें कोई कंसीडर नहीं किया, ठीक है। और ये स्टैटिक है, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आपको याद रखना, ठीक। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी, जो इसी की वैल्यू है इसमें कितनी वेरिएशन जो है, कितनी जो वेरिएशन है वो इसमें परमिटेड है। वेरिएशन आपको याद रखना है, इसी की वैल्यू जो हम एक तो कोड ने दे दी, अब इसी की वैल्यू अगर हम भी निकाल रहे हैं तो उसमें जो वेरिएशन है, वेरिएशन प्लस माइनस 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसी की वैल्यू है, ठीक है, मॉडुलस ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी किसके बराबर है, याद रखना आपने, इसी किसके बराबर है, ई सीकेंड के। ये यहाँ से आप लिख सकते हो, ई सी इज इक्वल टू ई सीकेंड, हर केस में होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, देयर में बी वेरिएशन ऑफ प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस ऑफ 20% इन एक्चुअल वैल्यू observed, then value as calculated from above 4, ठीक है जी। क्या बोल दिया इसने, देयर में बी अ वेरिएशन ऑफ प्लस माइनस 20%, एक्चुअल जो वैल्यू है, जो भी स्ट्रेंथ होगी उसकी, ये भी स्ट्रेंथ ही होती है, इसका यूनिट देखोगे ये भी स्ट्रेंथ ही है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एक स्ट्रेंथ ही है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है और इस फॉर्मूले से जो निकालोगे उसमें प्लस माइनस 20% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इसके अराउंड होगा, प्लस माइनस 20 से। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो इसी की वैल्यू उसमें कितना वेरिएशन आपने रखा हुआ है, और जो इसी की वैल्यू ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो उसमें क्रीप का इफेक्ट कंसीडर करके आपको वैल्यू बतानी पड़ती है। क्रीप क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होती है ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टाइम हमने लिया ही नहीं है, इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। अगर जैसे इस पे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन ले लो एक इधर ले लो क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या लेते हैं, चलो ग्रेड ले लेते हैं 25, फाइंड करो इसी की वैल्यू। तो क्या होगा इसी की वैल्यू, ठीक है, इसी की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है इसी की वैल्यू किसके बराबर है, 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। इसको सॉल्व करोगे किसके बराबर आएगी, 5000 अंडर रूट ऑफ 25, फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है।
एक बता देता हूँ आपको इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिपिंग टाइम की कुछ वैल्यूज़ है वो बता के फिर आपको ईसी की जो वैल्यू है थोड़ा सा उसमें आपको लॉन्ग टर्म या जो ईसी है उसका क्या फॉर्मूला होता है वो पढ़ते हैं। फिर उसमें क्रीप का इफेक्ट क्या वैल्यूज़ हैं थोड़ा वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आज कोशिश करते हैं कि जो WSM है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इनिशियल तो अभी तक हमने ऐसे पढ़ा क्या, देखो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने नॉमिनल मिक्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बारे में हमने स्ट्रेंथ किसी भी अगर आपको डे पर चाहिए तो आप निकाल सकते हो, है ना। उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, T/A+B इंटू टी इंटू FCK, ठीक है ना, इंटू FCK। ए की वैल्यू कितनी है 4.7 और बी की वैल्यू कितनी है 0.833। इसका निकाल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं किसी भी डे पर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हो कंक्रीट की, ठीक। उसके बाद डिज़ाइन मिक्स की बात करेंगे तो जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या करते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, मतलब ये टारगेट रहता है कि जो भी कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ होगी वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली, ठीक, क्या प्रोसीजर है। उसके बाद हमने टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की, फिर सीकेंट मॉडुलस की बात कर ली, और फिर हमने बोल दिया कि जो ईसी है वो किसके बराबर होता है, ई सीकेंट के बराबर होता है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, और जो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं उसमें जो वेरिएशन है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इसका भी मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये आ जाएगा ग्राफ इसका। देखो ये जो ग्राफ होता है इस पे क्या होता है आपको मेन चीज़ बता दूँ। जैसे ही आपने ग्राफ बनाया मान लो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसका एक और नाम है, नाम से ही आपको समझ आ जाएगी। इसको बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस एट ओरिजिन, टेंजेंट मॉडुलस एट ओरिजिन। तो अगर मैं ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है मान लो यहाँ पर, अगर मैं यहीं पर टेंजेंट मार लूँ, यहीं पर टेंजेंट मार लूँ ऐसे इस तरीके से, ये तो ये जो टेंजेंट बना यहाँ से, ये जो टेंजेंट मारा, अब जो ये स्लोप मैं लूँगा ओरिजिन पर, ये टेंजेंट कहाँ पर, ओरिजिन पे मारा, इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो ये हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमको मिलता है, इसकी एक दो पॉइंट आप लिख लो। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको मिलता है वो मिलता है डायनेमिक लोडिंग की वजह से, सडन लोडिंग की वजह से, डायनेमिक जैसे अर्थक्विक लोडिंग की वजह से। तो उस वक्त जो आप ईसी की वैल्यू देखते हो वो EIT होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व obtain ड्यू टू अ डायनेमिक लोडिंग, ड्यू टू डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। डायनेमिक लोडिंग मतलब सडन लोडिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब एक अगर बात याद रखना, नोट में लिख लेते हैं इसको,
नोट में। क्या लिखना है नोट में? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस हो गया, सीकेंट मॉडुलस हो गया, टेंजेंट मॉडुलस हो गया, ये सारे किसके बराबर होते हैं? ईसी के बराबर ही होते हैं। कब? लेकिन फॉर पॉइंट विद इन इलास्टिक रेंज। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। इलास्टिक रेंज में सब बराबर ही होते हैं। और ईसी की वैल्यू तो आपको पता है, ईसी की वैल्यू कितनी होती है? 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। ये आपको याद रखना है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एक्चुअल वैल्यू जो ईसी है वो सीकेंट मॉडुलस ही है, ये आपको याद रखना है। तो आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले पढ़ लिए। एक होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, एक होता है हमारा सीकेंट मॉडुलस। ठीक है, ये हमने सारे के सारे यहाँ पर पढ़े। ठीक है, अब आपको मैं स्ट्रिपिंग टाइप कुछ है वो बता देता हूँ। ठीक, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर कुछ स्टेप्स पढ़े कि सर इतने अगर हमारे ये तीनों स्टेप क्या हो गए? पास हो गए। ये तीनों स्टेप अगर पास हो गए तो हम बोलते हैं कंक्रीट जो है वो एक्सेप्टेड हो गया एज़ पर IS 4। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर मान लो ये फेल हो गया, देखो असली में क्या होता है कि आप जब इस क्यूब को बनाते हो 28 डेज़ के बाद, आज मान लो अगर कितनी डेट है, आज मान लो अगर 1 तारीख है, तो अगले 28 दिन के बाद मैं क्यूब पे स्ट्रेंथ चेक करूँगा। ठीक है, 28 दिन के बाद करूँगा। तो लेकिन तब तक तो ये कंक्रीट जो हमने बनाया था ये तो हम स्ट्रक्चर में यूज़ कर गए। तो इसलिए क्या करते हैं हम? कोर कटर टेस्ट भी करते हैं। कोर कटर टेस्ट करते हैं। क्या होता है कोर कटर टेस्ट? देखो हम क्या करते हैं, कटर की हेल्प से स्ट्रक्चर से जहाँ पर आपने कंक्रीट यूज़ किया है उस स्ट्रक्चर में से कंक्रीट को निकालते हैं और उस पर हम टेस्ट करते हैं। और अगर कोर कटर टेस्ट जो है, ये कोर कट टेस्ट जो है, ठीक है, कोर कट टेस्ट बोलते हैं इसको। तो कोर कट टेस्ट अगर पास हो जाए तो आप कंक्रीट को फिर भी क्या करोगे? एक्सेप्ट मान लोगे। करते क्या है, जैसे मान लो आप जब कंक्रीट निकालते हो, ठीक, एक्चुअल, ठीक, अगर वो मान लो आपने इन क्राइटेरिया से फेल हो गया तो आप क्या करते हो? उस कंक्रीट को लेते हो, उसका डेड लोड प्लस उस पर कुछ लाइव लोड लगाते हो 24 आवर्स के लिए। आप क्या करते हो? 24 आवर्स के लिए आप क्या करते हो? कुछ लोडिंग लगाते हो, डेड लोड तो है ही प्लस लाइव लोड भी लगाते हो। ठीक है, फिर क्या करते हो? लाइव लोड हटाने के बाद देखते हो अगर 75% डिफ्लेक्शन की रिकवरी हो जाए, 75% अगर डिफ्लेक्शन रिकवरी हो जाए तो हम बोलेंगे टेस्ट पास है, टेस्ट इज पास। और फिर क्या करते हैं? उसी कंक्रीट पे 72 आवर के बाद फिर से सेम लोडिंग लगाते हैं, सेम लोडिंग लगाने के बाद अगर 80% डिफ्लेक्शन वापस हो जाए सेम टेस्ट करने के बाद, तो तब भी हम क्या बोल रहे हैं? आपका जो टेस्ट है वो क्या है? पास। ठीक है, तो पास है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो कंक्रीट को एक्सेप्ट करने का ये भी तरीका है। ठीक है, कंक्रीट इज एक्सेप्टेड। तो आपने क्या किया? आपका ये 3 टेस्ट, पहला
फेल हो गया, मान लो पहला क्राइटेरिया ही फेल हो गया, तो आपने कोर कटर की हेल्प से क्या किया, स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट लगा हुआ था कोर कट का यूज़ करके उसको लाया, डेड लोड और उस पर कुछ लाइव लोड लगाने के बाद 24 घंटे तक लोड लगाया, उसके बाद 24 घंटे के बाद लोड को हटाया, 75 अगर % रिकवरी हो गई डिफ्लेक्शन की, ठीक है, तो कंक्रीट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। या उसके बाद अगर आपको और भी देखना है तो आप 72 आवर्स के बाद फिर से क्या करो, आप उस पर लोडिंग लगाओ 24 घंटे के लिए, उसके बाद 80% डिफ्लेक्शन की रिकवरी होनी चाहिए। तो याद रखना कोर कट टेस्ट भी है, ठीक है, जिसको हम कंक्रीट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कोर कट टेस्ट। अब क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर अगला है स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम, ठीक, तो एज पर IS 456 ही है, एज पर IS 456, ठीक है ना, 2000। तो पहला इसमें आ जाएगा, देखो टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, टाइप ऑफ फ्रेम वर्क। दूसरा आ जाएगा ये वैल्यू जो लिखी है, मिनिमम पीरियड फॉर OPC। दूसरा लिखा है अदर देन OPC। ठीक, पहले हम इसी की बात करेंगे। जैसे पहला जो है हमारा कोई भी जैसे वर्टिकल फ्रेमवर्क लगा हुआ है, वर्टिकल है ना, फॉर्म वर्क बोल दो, जैसे टू दी कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात कर रहे हैं, वॉल की बात कर रहे हैं, या बीम की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मिनिमम पीरियड शटरिंग का होता है वो होता है 16 से 24 आवर, 16 से 24 आवर। दूसरा जो है सॉफिट, सॉफिट क्या होता है, बॉटम फेस ऑफ स्लैब होता है या प्लेट होता है सॉफिट। सॉफिट स्लैब को आपने नीचे से जो फॉर्म वर्क दिया हुआ है, फॉर्म वर्क किसको दिया है, टू स्लैब। फिर क्या करते हो, शटरिंग को हटाने के बाद आप क्या करते हो, जो प्रॉब होते हैं, प्रॉब टू बी रीफिक्स्ड, प्रॉब टू बी रीफिक्स। ठीक, तो इसके लिए कितना होता है आपको याद रखना है, इसके लिए होता है 3 डेज। कितना होता है, 3 डेज। फिर उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है सॉफिट फॉर्म वर्क टू बीम, ये कितना होता है, 7 डेज। ठीक, प्रॉप टू बी, यहाँ पर भी प्रॉप टू बी रीफिक्स्ड है। उसके बाद फोर्थ आता है जिसको बोलते हैं प्रॉब टू स्लैब। ठीक, प्रॉब टू स्लैब। अब इसमें एक होता है स्पैनिंग, ठीक, स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, बी स्पैनिंग ग्रेटर देन 4.5 मीटर। लास्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रॉब टू बीम,
प्रॉप टू बीम, एक होता है स्पैनिंग अप टू 6 मीटर और बी होता है स्पैनिंग ग्रेटर देन 6 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। प्रॉप टू स्लैब की बात करेंगे, स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर होगा तो 7 डेज, फिर होता है 14 डेज ग्रेटर देन 4.5 मीटर, स्ट्रिपिंग टाइम है। प्रॉप टू बीम की बात करेंगे तो 14 डेज होगा अप टू 6 मीटर और 21 डेज होगा ग्रेटर देन 6 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर अदर देन ओपीसी की बात करेंगे तो ये सेम रहेगा 16 टू 24 आवर। बाकी जैसे ओपीसी में अगर 3 है, ओपीसी में जहाँ जहाँ 3 था, अदर देन ओपीसी में आपको लिखना है 7, और जहाँ 7 था वहाँ आपको लिखना है 10। बाकी सब सेम है। जैसे 3 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 7 डेज आ जाएगा। पहले तो आप ओपीसी वाला ही याद रखो, 7 की जगह 10 आ जाएगा, 7 की जगह 10 आ जाएगा, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बाकी जो है वो अगली क्लास में करते हैं, 10-15 मिनट की ब्रेक लेके। ठीक है, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो 2 मिनट में जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता के फिर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो अब जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए क्लास बहुत बेनिफिट करेगी। बाकी जिन्होंने देखो पढ़ा हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो इसको बाद में देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड से इसको देख सकते हैं, ताकि ये जो 1 घंटे की क्लास है वो आपको जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ सैंपल की बात की। अगर आपको टेस्टिंग करने तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपको चाहिए होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है। अप टू 50 मीटर क्यूब आपको 5 नहीं, आपको 4 सैंपल चाहिए होंगे। हर एक 50 आपको अप टू 50 सैंपल के लिए, देखो स्टार्टिंग से बता देता हूँ, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट की जब बात करें तो अप टू 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए आपको 4 सैंपल चाहिए। उसके बाद हर एक 50 मीटर क्यूब के लिए एक एडिशनल सैंपल चाहिए, और हर सैंपल में 6 क्यूब्स होते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल की, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नॉमिनल मिक्स की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज हैं, स्ट्रेंथ को अज्यूम्ड किया जाता है, रफ कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी इसमें कंसीडर नहीं की जाती। ये क्या है, बाकी सारी कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर लग जाता है, कितना क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट लग जाता है, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ। 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब के लिए हमने इसको भी बता देंगे। डिज़ाइन मिक्स की बात करेंगे, डिज़ाइन मिक्स की बात करेंगे, और ये मैंने स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बता दिया आपको। डिज़ाइन मिक्स की बात करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन जब करते हैं तो उस कंक्रीट की जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर क्वालिटी को भी कंसीडर करते हैं और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या लेबोरेटरी से कंफर्म भी करवाते हैं क्वालिटी को, लेकिन जो कि हमारा नॉमिनल मिक्स में नहीं था।
उसके बाद जो डिज़ाइन मिक्स है, यहाँ पर जो प्रपोर्शंस होती है मटेरियल की बाय वेट होती है, ये आपको याद रखना है, बाय वेट होती है। ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर आपको क्या है 1 मीटर क्यूब के इक्वल रख देना है। जो भी ये बाइंडिंग मटेरियल आ गया, ये फाइन एग्रीगेट आ गया सैंड, ये कोर्स एग्रीगेट आ गया ग्रेवल, ये वाटर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक पॉइंट पर टेंजेंट मारने के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जो टेंजेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो एक पॉइंट कर्व पे होता है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन पे होता है। जब टेंजेंट मारते हैं तो टेंजेंट मारने के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्लोप बनाया जाता है उसको बोलते हैं सेकंड मॉडुलस। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ईसी जो वैल्यू है इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि शॉर्ट टर्म है और ये ई सेकेंड के बराबर है। इसमें जो वेरिएशन है वो 20 ±20% एक्चुअल में हम कंसीडर करते हैं। क्रीप की वैल्यू इसमें कंसीडर नहीं की गई है। इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन पर जब हम टेंजेंट मार लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के डायनेमिक लोडिंग की वजह से होता है ये, तो उसको बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ठीक, उसके बाद स्ट्रिपिंग टाइम की वैल्यू याद रख लेनी है आपको। वर्टिकल फॉर्मवर्क के लिए 16 से 24 आवर होती है। उसके बाद सॉफिट फॉर स्लैब, ठीक है, और फिर प्रॉप टू बी रिफिक्स्ड, स्लैब के लिए 3 और बीम के लिए 7 होती है। प्रॉप टू स्लैब स्पैन चेक करना पड़ेगा, अगर अप टू 4.5 मीटर होगा तो 7, अगर 4.5 से ज़्यादा हुआ तो 14। स्पैनिंग प्रॉप टू बीम स्पैनिंग अप टू 6 मीटर तो 14 होगा, और लास्ट कितना होता है 6 मीटर से अगर ज़्यादा हुआ तो 21। तो 21 फिर 14 फिर 14 फिर 7 7 3। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बाकी आगे करते हैं। अदर देन ओपीसी के लिए 3 की जगह 7 लिख लेना और 7 की जगह 10 लिख लेना।